लीजिए अध्याय 3 से पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इससे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे जो 30 नंबर के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को ध्यान देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, समीकरण निकाय x धन 2y धन 5 बराबर 0 और -3x - 6y धन 1 बराबर 0 का हल होगा। यह प्रश्न वर्ष 2022 में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर का, कोई हल नहीं होगा। देखते हैं कैसे में कोई हल नहीं होगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ समीकरण है x धन 2y धन 5 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है -3x - 6y धन 1 बराबर 0। जब हम यहाँ a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान निकालेंगे तो आप यहाँ देखेंगे a1 बटे a2 का मान हमें प्राप्त होगा 1 बटे -3 और इसी प्रकार b1 बटे b2 का मान हमें प्राप्त होगा 2 बटे -6 2 बटे -6। और यदि हम इसे काट देंगे तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, ये भी आया, उसका भी उत्तर आ गया -1 बटे -3। पहले वाले का उत्तर भी आ गया 1 बटे 3। और जब हम c1 बटे c2 का मान ज्ञात करेंगे तो c1 बटे c2 का मान हो जाएगा 5 बटे 1। तो आप यहाँ देखेंगे c1 बटे c2 का मान 5 बटे 1 आ रहा है। अब हम यहाँ देखेंगे कि a1 बटे a2 का मान भी 1 बटे -3 है और b1 बटे b2 का मान भी -1 बटे -3 है। मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, जबकि c1 बटे c2 का मान 5 बटे 1 है। मतलब c1 बटे c2 बराबर नहीं है। तो ये थर्ड कंडीशन बन गई। तो पहला कंडीशन a1 बटे a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 तो अद्वितीय हल होगा। यदि तीनों ही बराबर होते हैं तो अनंतः अनेक हल होंगे। और तीसरी कंडीशन, यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2 तो इसका हल हो जाएगा कोई हल नहीं होगा और असंगत हल होगा और रेखाएं समांतर होगी। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इसका कोई हल नहीं होगा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कोई हल नहीं होगा। अब अगला प्रश्न लेते हैं, जब a1 के बटे a2 बराबर b1 के बटे b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 हो तो समीकरण निकाय a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 के दो हल होंगे, का कोई हल नहीं होगा, कि अनंत अनेक हल होंगे, का अद्वितीय हल होगा। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़े, जब ऐसी कंडीशन बनती है कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2 तो उस समय समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ये सही जवाब होगा। आगे यह प्रश्न वर्ष 2019 में पूछा गया है। अगला प्रश्न हम हल करते हैं, जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो तो समीकरण निकाय a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 हो तो इसका क्या हल होगा। तो जब तीनों ही बराबर होते हैं तो हमने बताया था अनंतः अनेक हल होते हैं या अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। यह प्रश्न वर्ष 2020 और 2025 की परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न 8, समीकरण निकाय a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 a2x धन b2y धन c2 बराबर 0
के अद्वितीय हल होने के लिए शर्त है। तो अद्वितीय हल होने के लिए शर्त हो जाएगा A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। यह वर्ष 2023 की परीक्षा में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। x - 2y बराबर 0 और 3x - 4y - 20 बराबर 0 तो रेखाएं कैसी होगी। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, हल करते हैं। प्रश्न है x - 2y बराबर 0 और 3x - 4y 3x - 4y - 20 बराबर 0। जब हम यहाँ पे समीकरण निकालेंगे, तुलना करेंगे, तो A1 के बटे A2 का मान होगा 1/3। इसी प्रकार B1 के बटे B2 का मान होगा -2 के बटे 4। और जब हम इसे काटेंगे, 2 एकम 2 एक बार और 2 दूनी 4 दो बार -1/2। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि A1/A2 का मान 1/3 है और B1/B2 का मान -1/2 है, जो कि बराबर नहीं है दोनों। तो ये हो जाएगा A1 के बटे A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 के बटे B2। तो इस कंडीशन में निकाय का या समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अद्वितीय हल होता है और रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदी होती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो वर्ष 2022 में पूछा गया है। जब किसी समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता है तब निकाय खालिस्तान निकाय कहलाता है। जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता तब निकाय संगत निकाय कहलाता है। यह वर्ष 2022 में पूछा गया है, तो इसका सही जवाब संगत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शब्द में उत्तर दीजिए का क्वेश्चन है। दो चर x व y वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो यदि दो चर x और y हैं तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप हो जाएगा ax धन by धन c बराबर 0। यह प्रश्न वर्ष 2020 की परीक्षा में पूछा गया है। आइए आगे इसी प्रकार हम अध्याय 4 से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जो पिछले वर्ष के पेपर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से। लीजिए अध्याय 4 द्विघात समीकरण। पहला प्रश्न है, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो द्विघात समीकरण का सही मानक रूप होगा x का वर्ग धन bx धन c बराबर 0। प्रश्न पहले का c सही जवाब हो जाएगा, x का वर्ग धन bx धन c बराबर 0। अगला प्रश्न, यह प्रश्न वर्ष 2023 की परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न लेते हैं। द्विघात समीकरण x का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं होते हैं यदि। तो यदि कोई मूल वास्तविक नहीं होते हैं उस समय व्युत्क्रम का मान 0 से छोटा होता है। तो सही जवाब हो जाएगा b का वर्ग -4ac इज़ लेस देन 0, यानी कि b का वर्ग -4ac का मान 0 से छोटा है 0 से। तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यह प्रश्न वर्ष 2024 में पूछा गया है। यदि मूल वास्तविक होते हैं, ऐसा प्रश्न होता, तो इसका सही जवाब होता b का वर्ग -4ac बड़ा है 0 से। और यदि दोनों ही मूल बराबर हैं तो सही जवाब होगा b का वर्ग -4ac बराबर 0। यदि कोई वास्तविक मूल नहीं है तो b का वर्ग -4ac यानी व्युत्क्रम का मान 0 से छोटा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो वर्ष 2025 में आया है। द्विघात समीकरण ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर होंगे यदि
मूल वास्तविक और बराबर होंगे तो व्युत्कर का भी मान शून्य के बराबर हो जाएगा। तो सही जवाब होगा b का वर्ग माइनस 4ac बराबर 0। चलिए, यह प्रश्न वर्ष 2025 की परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण x का वर्ग धन bx धन c के शून्यक अल्फा और बीटा हैं हों तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। वर्ष 2020 की परीक्षा में पूछा गया है। तो यदि शून्यकों का योग शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा -b/a। यह प्रश्न वर्ष 2020 में पूछा गया है। इसी प्रकार एक और प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। द्विघात समीकरण x का वर्ग -4x + 4 के बराबर 0 के व्युत्कर का मान होगा। यह प्रश्न वर्ष 2022 में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर का 0। आइए देखते हैं कैसे 0 होगा। तो प्रश्न है x का वर्ग -4x + 4 बराबर 0। इसमें हमें व्युत्कर निकालने को कहा है। तो व्युत्कर का सूत्र होता है b का वर्ग -4ac। b का वर्ग, तो b का मान हो जाएगा यहाँ पर -4। तो -4 का वर्ग -4 गुणित a का मान यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है गुणनखंड में। x का वर्ग का गुणनखंड 1 है, x का वर्ग का गुणांक 1 है तो यहाँ हम 1 रख देंगे। और c का मान 4। तो 4 का वर्ग 16 -4 एकम 4 और 4 चौ 16। यदि हम 16 में 16 घटाएंगे तो हमें शून्य मान प्राप्त होगा। इस प्रकार इस समीकरण में व्युत्कर का मान शून्य होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो वर्ष 2019 में पूछा गया है। एक द्विघात समीकरण x का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 में कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। यदि कोई वास्तविक मूल कब नहीं होगा? जब व्युत्कर का मान b का वर्ग -4ac का मान 0 से छोटा होगा, तो उस समय कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण x का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 को हल करने के लिए द्विघाती सूत्र है। तो द्विघाती सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर b का वर्ग -4ac अपॉन 2a। इसे हम द्विघाती सूत्र कहते हैं और साथ में ही इसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसे गणितज्ञ श्रीधराचार्य ने दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ग समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं। वर्ग समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं, सत्य सत्य है तो बिल्कुल गलत है। वर्ग समीकरण के केवल अनेक हल नहीं हो सकते, वर्ग समीकरण के कोई 2 हल हो सकते हैं। तो यह प्रश्न का जवाब असत्य आएगा। वर्ग समीकरण में चर की अधिकतम घात कुछ भी हो सकती है, तो ये भी प्रश्न असत्य है। वर्ग समीकरण में चर की घात कुछ भी नहीं हो सकती। वर्ग समीकरण है तो चर की घात अधिकतम घात 2 ही होगी। यह वर्ष 2022 की परीक्षा में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्विघात समीकरण x का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के व्युत्कर ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। यह वर्ष 2020 और 2023 की परीक्षा में पूछा गया है। तो व्युत्कर ज्ञात करने का सूत्र होता है व्युत्कर का सूत्र है b का वर्ग -4ac। यह हमारा व्युत्कर ज्ञात करने का सूत्र है। व्युत्कर d बराबर b का वर्ग -4ac, ये हमारा राइट आंसर है। यह प्रश्न वर्ष 2020 और 2023 की परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, क्या x धन 1 का वर्ग बराबर 2 कोष्ठक में x माइनस 3 एक द्विघात समीकरण है? वर्ष 2020 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जवाब होगा
हाँ, जब हम इसे हल करेंगे तो x पर 2 की घात आएगा, अर्थात द्विघात समीकरण है। अगला प्रश्न है, यदि a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a बराबर नहीं है 0 के, तब द्विघात समीकरण किस रूप का होगा? तो इसका यह वर्ष 2022 की परीक्षा में पूछा गया है। तो द्विघात समीकरण किस रूप का होगा, मतलब द्विघात समीकरण का हमें मानक रूप लिखना है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0। यह द्विघात समीकरण का मानक रूप होगा। और यदि हम यहाँ से 0 हटा दें तो ax का वर्ग धन bx धन c, यह हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो हमने इस प्रकार पार्ट 1 से पार्ट 4 तक जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले 3-4 वर्षों में पूछा है वो हम कवर कर चुके हैं। देखते हैं हम अगले पार्ट, अध्याय 5 समांतर श्रेणी। लीजिए तो हम पढ़ रहे हैं अध्याय 5 समांतर श्रेणियाँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन्हें आज हम यहाँ देखेंगे। तो एक प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, AP यानी कि समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP 10, 7, 4 का 10वां पद क्या है? तो घटते क्रम में है, 10, 7, 4, 3 3 कम हो रहा है, तो का 10वां पद क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर का -17। जब हम इसे 10 पदों तक घटाते हुए ले जाएंगे तो इसका सही उत्तर होगा -17। आइए देखते हैं कैसे होगा। 10वां पद पूछा है 10, 7, 4। इसका 10वां पद ज्ञात करना है। 10वां का 10वां पद क्या होगा? तो आइए हम इसको 10 पदों तक घटा 10 से 7 हो गया, मतलब 3 कम हो गया। तो पहला पद 10, दूसरा 7, तीसरा पद 4, और ये सभी पद जो है एक दूसरे से 3 3 कम है। 10 में 3 कम हुई है तो 7, 7 में 3 घटाएंगे 4, 4 में 3 घटाएंगे तो 1, 1 में फिर 3 घटाएंगे हम -2, -2 में 3 घटाएंगे तो -5, फिर -8, -11, -13 और -11, -14 और -17। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि 10वां पद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां। तो 10वां पद हमारा -17 होगा। इसे हम सूत्र से भी हल कर सकते हैं। यह वर्ष 2020 की परीक्षा में पूछा गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7 है, AP -3, -1/2, 2 का 11वां पद होगा। यह वर्ष 2023 और 2024 की परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब होगा 22। इसका 11वां पद 22 होगा। अगला प्रश्न है, AP 2, 4, 6 डेश का 10वां पद है। तो 2 का पहाड़ा है, 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो 10वां पद मतलब 2 गुणित 10, तो 2 धाम के 20। तो इसका सही जवाब होगा 8वें का 20। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वंतर d हो तो उसका nवां पद होगा। यह वर्ष 2022 की परीक्षा में पूछा गया है। तो हम यहाँ देखते हैं nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 कोष्टक बंद d। ये AP का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है। AP का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र an बराबर a प्लस n-1 d। ये बिल्कुल सही जवाब होगा। तो वर्ष 2022 की परीक्षा में पूछा गया है।
इसी प्रकार समांतर श्रेणी 3/2 कामा 1/2 कामा -1/2 कामा -3/2 का सर्वांतर D खालिस्तान है। यह वर्ष 2019 और 2025 की परीक्षा में पूछा गया है। तो हम यहाँ देखते हैं, इसे हल करते हैं। 3/2 और 1/2 इनका सर्वांतर निकालना है। तो हम पीछे वाले पद से आगे वाले पद को घटा देते हैं। तो चलिए हल करते हैं इसे। 1/2 माइनस 3/2 दोनों का हर समान है। इसे हम एक बार लिख लेंगे और एक में से 3 घटाएंगे तो -2, 2 से 2 काट देंगे तो -1। मतलब इनका सर्वांतर D का मान हमारा आ जाएगा -1। और जबकि यहाँ पर तो D का मान आ जाएगा -1। बिल्कुल सही जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न है AP 5, 10, 15 AP 5, 10, 15 डेश का 10वां पद होगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 5 का पहाड़ा है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। 10वां पद बोल रहा है तो 5 दाम के 50। तो इसका सही जवाब होगा 50। यह वर्ष 2023 की परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न लेते हैं। समांतर श्रेणी 7, 13, 19 डेश और अंतिम पद 205 में पदों की संख्या खालिस्तान है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, पदों की संख्या इसमें 34 है। जब हम इसे हल करेंगे तो पदों की संख्या हमें 34 मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1, 2 अगला प्रश्न देखते हैं। 1, 2, 1, 3 डेश एक समांतर श्रेणी AP नहीं है। वर्ष 2025 की परीक्षा में पूछा गया है। तो ये सत्य का सवाल है। तो ये बिल्कुल सत्य है। इसलिए सत्य है कि समांतर श्रेणी या तो बढ़ते क्रम में होती है या फिर घटते क्रम में होती है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 1 के बाद 2 हो गया, 2 से फिर घटकर 1 हो गया, 1 से घटकर बढ़कर फिर 3 हो गया। तो बिल्कुल भी समांतर श्रेणी नहीं है। तो हमारा प्रश्न भी यही कह रहा है कि 1, 2, 1, 3 एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो बिल्कुल सही जवाब है। तो हम इसे सत्य लिख देंगे। यह वर्ष 2025 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे आप देखेंगे समांतर श्रेणी 10, 7, 7, 4 का 10वां पद -17 है। ये प्रश्न अभी थोड़ी देर पहले हमने हल किया था। वर्ष 2022 की परीक्षा में पूछा गया है। तो 10, 7, 4 का 10वां पद -17 होगा। बिल्कुल सत्य है। चलिए अगले पाठ से प्रश्न हल करते हैं। लीजिए हम पढ़ रहे हैं अध्याय 6 त्रिभुज ट्रायंगल। इसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं उनका हम अभ्यास कर लेते हैं। लीजिए पहला ही प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समयकाल है। मतलब प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समयकाल क्या रहा है। तो सही जवाब आ जाएगा, पहला ही सत्य है, सही है। 640 साधारण युग पूर्व से 546 साधारण युग पूर्व। यह वर्ष 2024 की परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। खालिस्तान है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं तो सभी वृत्त समरूप होते हैं। सभी वृत्त समरूप होते हैं। अगला प्रश्न है, सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं। वर्ष 2022 की परीक्षा में पूछा गया है। तो सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं, समरूप होते हैं। वर्ष 2022 में पूछा गया है। सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं तो समरूप होते हैं। वर्ष 2023-22 में पूछा गया है। और सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। यह वर्ष 2023 और 24 की परीक्षाओं में
पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भुजाओं की समान संख्याओं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण खालिस्तान हो तथा संगत भुजाएं खालिस्तान हो। तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो। यह प्रश्न वर्ष 2022 की परीक्षा में पूछा गया है। अब अगला प्रश्न लेते हैं। सभी सर्वांगसम त्रिभुज खालिस्तान होते हैं तो सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं। यह प्रश्न वर्ष 2025 में पूछा गया है एमपी बोर्ड में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, सत्य या असत्य है? तो समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, बिल्कुल सही जवाब है। अब दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती होती है, वर्ष 2023 में पूछा गया है। तो दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, यह भी बिल्कुल सत्य है क्योंकि त्रिभुज की समरूपता के लिए संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, यह प्रश्न असत्य है। यदि त्रिभुज समरूप हैं तो उनका क्षेत्रफल बराबर होना जरूरी नहीं है। तो यह वर्ष 2022 और 2025 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे देखते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं, सत्य है या असत्य? तो सभी वर्ग समरूप होते हैं, बिल्कुल सही है, वर्ष 2019 की परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित शीर्षलंब होता है, यह प्रश्न भी बिल्कुल सही है, सत्य है, वर्ष 2019 की परीक्षा में पूछा गया है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई या 1/2 आधार गुणित शीर्षलंब। दोस्तों ऊंचाई को ही शीर्षलंब कहते हैं, यह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन से त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। कौन से त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं? समबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं। तो हम यहाँ हमारा उत्तर आ जाएगा समबाहु त्रिभुज। दो त्रिभुज के समरूप होने के लिए एक शर्त लिखिए, वर्ष 2025 में पूछा गया है। तो हमने पढ़ा था किसी भी त्रिभुज के या दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए शर्त है। पहली शर्त है कि संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए और दूसरी शर्त है दो त्रिभुज के समरूप होने के लिए शर्त है कि संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, यह वर्ष 2024 में पूछा गया है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को ही हम थेल्स प्रमेय का कथन कहते हैं। तो थेल्स प्रमेय का कथन है, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, इसे ही थेल्स प्रमेय का कथन कहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।